नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। तो मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, हरनाम सिंह बहुत जाने माने किसान नेता मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, और फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड अनिल गुप्ता साहब मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बड़ा अभिनंदन करता हूं कि एक सामाजिक सरोकार के मुद्दे पे जिस पे कोई बात करना पसंद नहीं करता लखनऊ में, आप सब जमा हुए और आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। ओके, दीपक सिंघल जी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। सिंघल साहब बहुत स्वागत आपका। आप लोगों ने 30-38 साल नौकरी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो इलाका है, आप तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी हेड किया आपने 5 साल। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि तराई के इस इलाके में बाढ़ की समस्या समाप्त नहीं हो पाई? आप भी 5 साल यहाँ प्रमुख सचिव सिंचाई रहे। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको एक चीज अवगत कराना चाहूंगा कि बाढ़ का जो इस एरिया में आते हैं, हमारे यहाँ 6-7 रिवर बेसिन्स हैं, और जो इस एरिया का बेसिन है, सोन बेसिन, गंडक बेसिन, घाघरा बेसिन के बारे में हम भी जब 4 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो हमेशा ये कहते थे जब तक इसका माइक्रो प्लान पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो बाढ़ आती है ये नेपाल साइड से आती है, और हमारे सब लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है उत्तर प्रदेश में कि ये बाढ़ आने का कारण क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। मैं 2-3 चीज आपको बताऊंगा कि सब लोग कहते हैं कि साहब, ये कहते हैं कि साहब बाढ़ अगले साल नहीं आएगी। जब आपको, अगर आप पूरा बाढ़ का पूरा माइक्रो डिटेल प्लान अवेलेबल हमने बनवाया था अपने समय पर भी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कम से कम उस पर एक बार एक बहस और चर्चा जनप्रतिनिधियों के समक्ष होनी चाहिए पूरे माइक्रो प्लान में, कि कहीं क्या उत्तर प्रदेश में उसके संसाधनों की जरूरत कितनी है। आपकी आज की तारीख में हमने चेक किया था, अभी नेपाल से कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। आपको यही नहीं मालूम कि नेपाल से पानी कितना आ रहा है और किस जगह से आ रहा है, करनाली नदी से कितना आ रहा है, नारायणी नदी से कितना आ रहा है। तो जब आपको एडवांस प्लानिंग इसके लिए करना पड़े। दूसरा बात है रिसोर्सेज के लिए। पहले इसके देखिए, बाढ़ के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी फंडिंग जो है 3 जगह से होती है, भारत सरकार से और एक प्रदेश सरकार से और एक नाबार्ड से। भारत सरकार ने फंडिंग पिछले 2-3 वर्षों से बंदी कर दी है इसकी उठा के, तो और कोई भी प्रदेश सरकार की टोटल फंडिंग जो है 200-250 करोड़ की फंडिंग है। अब 250 करोड़ में उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोक पाना न केवल काल्पनिक है बल्कि असंभव है। मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूँ। तो इस ना यहाँ कभी कहीं जियो ट्यूब्स लगी है, ना जियो पाइप्स लगी है, ना नया कोई टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे मन में ये हो गया है कि पब्लिक से ये समझ लें कि भाई तो आती रहेगी, हर साल आती रहेगी। ये बाढ़ इतना बड़ा विषय है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल अलग से एक पूरा कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा। बाढ़ के प्रिवेंटिव साइड के लिए कम से कम 2-3 वर्ष काम करना पड़ेगा, तब जाके बाढ़ की आपको तो 5 साल लगातार मिले ना प्रमुख सचिव सिंचाई के तौर पे। आपको लोगों को रीएलोकेट भी करना पड़ेगा। आपके अपने कार्यकाल में आपने ये योजना क्यों नहीं बनाई, ये माइक्रो मैनेजमेंट क्यों नहीं किया? मैं ब्रजेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं माइक्रो मैनेजमेंट के सारे ग्राफ्स, चार्ट्स इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज ही मौजूद हैं, और वो अगर पिछले 40 साल में देखें, वो 4 ही साल में बन के वहां पे रखे हुए हैं। सारे माइक्रो डिटेल्स कोई देखे तो, और देखने के बाद सामने रखे और उच्च स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे उन माइक्रो डिटेल्स की चर्चा की जाए। हर डिटेल के लिए संसाधन चाहिए। आपको रीओरिएंट करने के लिए मैंने आपको खुद कहा, मान लीजिए आपको वहां चाहिए 20,000 करोड़ रुपए। अभी हम लोग न्यू ऑर्लियन में, मैं देखने खुद गया था यूएस में, एक थोड़ा हेरिकेन आया था, वहां करने के लिए उसको 17,000 करोड़ रुपए लग गए थे, एक ही शहर को ठीक करने के लिए। तो मतलब सिंघल साहब, अब तक जनता को मूर्ख बनाया जाता है कि हम बाढ़ से निपट लेंगे, पूरी तैयारी है, ये बंदे बन गए, वो बंदे बन गए, हमने ये अरेंजमेंट कर लिया। इसका मतलब कि मूर्ख बनाया जाता रहा है पिछले कई सालों से, दशकों से। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट करूंगा ब्रजेश जी, मैं भी इसका भागीदार हूं। मैं इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं में 4 साल इस डिपार्टमेंट को चला चुका हूं और इस चीफ सेक्रेटरी भी देखा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये कह देना कि वर्तमान संसाधनों से उत्तर प्रदेश में बाढ़ को कभी रोक पाएंगे, जो स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है वो असत्य स्टेटमेंट है, वो हो ही नहीं सकता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि इतने स्पष्टता और बोल्डली के बारे में एक फार्मर चीफ सेक्रेटरी ने ये बात एक्सेप्ट की। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपको और 23 करोड़ जनता की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम जो लोग झूठ बोल के आश्वासन देते थे, झूठ बोलते थे, मूर्ख बनाते थे, आपने सच से पर्दा तो हटाया।
इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। ब्रजेश जी, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि ये विषय ऐसा है जो संवेदनशीलता का, कोई राजनीति का नहीं है। ओके। तो इसलिए ये सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि इस बाढ़ के फ्लड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, मैं अनिल गुप्ता जी को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं। चीजें हमने ड्रेजर्स मंगाए थे। ऑल राइट सर, रिवर की ड्रेजिंग हुई, अवैध खनन हुए पिछले। ऑल राइट सर, मेरे साथ एक सेकंड, आईपी सिंह जी बीच में नहीं बोले। आईपी सिंह जी को लाया जाए। भाई दीपक सिंघल जी, आप मुझे बताइए, कुछ सुझाव दीजिए कि इमीडिएट राहत उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को कैसे मिले, हम क्या तरीका अपनाएं ताकि हम लोगों को राहत तो बांट पाए। भाई आईपी सिंह और उमाशंकर पांडे शांत हो जाओ, दोनों की आवाज मैंने बंद कर दी है, कोई फायदा नहीं। दीपक सिंघल जी बोलिए आप। देखिए ब्रजेश जी, मैंने जैसे आप कहा अब तो बाढ़ आ गई, तो इसके जो राहत बांटने का कार्य तो है, ये तो वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को जितने गंभीरता से माइक्रो प्लानिंग करके, विशेषकर कोरोना का समय, संकट का समय अलग है, और जो एनडीआरएफ की टीम्स होती हैं, पीएसी है, सब लगा के इसकी बहुत स्टैंडर्ड ड्रिल है जो हर वर्षों में यूज होती है। तो ये देखना है कि अधिकारियों में जितनी ज्यादा संवेदनशीलता होगी, राजनीतिक व्यक्तियों में जितनी ज्यादा संवेदनशीलता होगी और जितनी ज्यादा समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, यही मौके पे इस समय संभव है। संसाधनों की कमी ना है, और विशेषकर देखिए इसमें खाली किसानों के फसल के साथ साथ जो पशुओं के प्रॉब्लम होती है, पशुओं के लिए बीमारियां होती हैं, और आने वाले समय में मिक्स जो बीमारियां होंगी, जो बाढ़ से बीमारियां आती थी, साथ में कोरोना की बीमारियां का मिक्स संकट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो जब बाढ़ का जो क्षेत्र आ गया, लेकिन मेरे को आपकी पूरी बहस में फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इसका कृपया इतने गहन सब्जेक्ट का राजनीतिकरण बिल्कुल ना हो। मुझे अभी भी सुनते सुनते मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि सभी लोग सिर्फ राजनीति, इसमें भी राजनीति खोद रहे हैं। बाढ़ का मैनेजमेंट बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, सारी दुनिया में अलग से हो रहा है। हमारे एक विनम्र साथी कह रहे थे कि साहब नहरों की सफाई हमने 22 करोड़ की जगह 6 करोड़ में कर दी। नहरों की सफाई का नदियों से कोई लिंक नहीं होता है। नहरों और नदियों के बीच में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं डिफरेंस, तो फिर मेरे ख्याल से राजनीतिक व्यक्तियों को इसकी एक कार्यशाला होनी है, बहुत जरूरी है कि नहर क्या है और नदी क्या है, और नदियों में क्यों बाढ़ आती है। नदियों की जो अवैध रूप से जो अवैध रूप से खनन होते हैं, और उसके सिल्टिंग के बारे में देखिए, सिल्ट जो नदियों की सिल्ट होती है, उमाशंकर प्लीज सबको समझने की आवश्यकता है। आप बोले सिंघल साहब, कंटिन्यू। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये मैं किसी के विषय नहीं कर रहा हूं, तो इसका पूरा ज्ञान लेते हुए, और नदियों के बारे में, नदियों में 3 चीज मैं आपसे कहूंगा कि नदियों की आप यही 3 आंकड़े निकलवा लीजिए कि पिछले 6 महीनों में नदियों की कितनी ड्रेजिंग हुई, कौन सी नदी की ड्रेजिंग हुई, क्या घाघरा की ड्रेजिंग हुई, क्या गंगा की ड्रेजिंग हुई, किसी नदी में कोई ड्रेजिंग हुई, कोई करेक्शन हुआ। पूरी उत्तर प्रदेश में अवैध खनन होते होते 10 साल से, जो भी होता रहा 20 साल से, जैसे अनिल गुप्ता साहब भी कह रहे हैं, तो नदियां टेढ़ी हो गई हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि एक नदी पे एक तरफ 3 फीट है, दूसरी तरफ 6 फुट का गड्ढा हो गया। तो ये जो पूरा डीप मैनेजमेंट का इशू है, इसमें जैसे आपने ब्रजेश जी खुद कहा, टेक्नोलॉजी से आपका पूरा ज्ञान लेते हुए, और कम से कम इस वर्ष में तो सिर्फ मैनेजमेंट हो सकता है जो कुछ है, लेकिन मेरे सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन है कि चाहे उसके लिए बाढ़ के लिए अलग से आयोग बन जाए, लेकिन पूरा बाढ़ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सभी, आप जब प्रमुख सचिव सिंचाई थे, माइक्रो प्लान तो मुझे याद है कि एक एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया था। कैसे लगे, सारे ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस पर लाइव कैमरे लगाए गए थे, उनकी मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही थी। तो ये सब क्या हुआ कि जब इतनी मॉनिटरिंग और इतनी देखभाल, इतना बड़ा हाईटेक कमांड सेंटर बना था करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, ये सब तो मिट्टी हो गया, काम तो कुछ आया नहीं। देखिए विजय जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने खुद उस कमांड सेंटर को एक बार देखा था। हम लोगों ने एक कोशिश की थी जब इजराइल से गए लेके आए थे इस टेक्नोलॉजी को, आपकी जो है जो कमांड सेंटर है उससे सब कुछ मॉनिटर हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है, जितना मेरे को जानकारी है, उस कमांड सेंटर का जितना यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आज के अधिकारी ही बता पाएंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कमांड सेंटर के माध्यम से सेंसर्स लगा के पूरा आपकी प्रेसिपिटेशन से लेके कितना पानी इकट्ठा होगा, बाढ़ का पानी कहां इकट्ठा होगा और कितने घंटे में कहां पहुंच जाएगा, सारा कमांड सेंटर में लगा हुआ है।
तो अगर ये चीज सारे पब्लिक के बीच में पहले देखिए, जैसे लोग बाग क्या करते हैं, बाढ़ का पानी मान लीजिए आपका नेपाल से एड्रेस हुआ, तो उसके बाद 4 दिन बाद फलां स्थान पे पहुंचेगा, फलां स्थान पे पहुंचेगा। अगर पहले से लोगों को पता रहता है और पूरी सूचना हो जाती है तो इतना जान माल की हानि नहीं होती है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अब अगले वर्षों के लिए कम से कम उचित रूप से टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उचित रूप से ड्रेजिंग का, नदियों का सब्जेक्ट को पूरा अध्ययन करते हुए, और पूरा चीज को एक प्लान बनाते हुए और उसके संसाधन। सर अनिल गुप्ता जी, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, अगर आप आपके पास कोई सुझाव है? पूछ लें गवर्नमेंट से, ओके, तो गवर्नमेंट से 250 करोड़ से ऊपर खर्च, ओके, 250 करोड़ अनिल से ऊपर गुप्ता खर्च जी, नहीं कोई किया है। सुझाव आपके पास